हेलो जी प्यारे बच्चों, कैसे हाल चाल है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड कुछ बेसिक चीज़ें डिस्कस की थी बेटा, जिसमें अपन ने चार्ज से रिलेटेड बात की थी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब हमने समझा था, इलेक्ट्रो का मतलब था चार्ज और स्टैटिक्स का मतलब था रेस्ट में। तो चैप्टर में हमको ऐसे चार्ज के बारे में स्टडी करनी है जो रेस्ट में रहता है। तो फिर चार्ज से रिलेटेड कुछ बेसिक चीज़ें हमने डिस्कस की थी कि भाई दो तरह का चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। हमने ये चीज़ भी डिस्कस की थी कि एक बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने का, नेगेटिव चार्ज डेवलप होने का क्या मतलब है। पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने का मतलब ये हुआ कि उस बॉडी से इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स निकल करके गए हैं। नेगेटिव चार्ज के डेवलप होने का मतलब ये है कि एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आकर के उस बॉडी से ऐड हो गए। ठीक, तो इसीलिए कोई बॉडी अगर पॉजिटिवली चार्ज होती है तो उसका मास रिड्यूस हो जाता है, और बॉडी पर अगर नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है तो उसका मास इंक्रीज हो जाता है। ठीक, सेम नेचर के चार्जेस होते हैं तो उनके बीच में रिपल्शन आता है। हालांकि थोड़ा बहुत डिस्कशन हमने इस पॉइंट पर भी किया था कि सेम नेचर के चार्जेस के बीच में भी अट्रैक्टिव फोर्स लग सकता है। इट विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द इंडक्शन। इंडक्शन की डिटेल में अभी हमने बात की नहीं है। बाकी इंडक्शन की वजह से सेम नेचर के चार्जेस के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग सकता है। मतलब सेम नेचर हो, दोनों चार्ज पॉजिटिव हो या दोनों चार्ज नेगेटिव हो, तो भी इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन आ सकता है। वो इंडक्शन की वजह से एक चार्ज डेवलप होता है, इस वजह से। अपोजिट नेचर के चार्जेस जो होंगे उनके बीच में तो अट्रैक्शन का फोर्स आएगा ही। और एक चार्ज बॉडी को अगर हम न्यूट्रल बॉडी के पास में लेकर के जाते हैं तो वो भी उसको अट्रैक्ट करती है, वो भी इंडक्शन की वजह से होता है। इंडक्शन एक्चुअल में एक ऐसा फेनोमिना है जिस पर पूरा का पूरा चैप्टर कैपेसिटर का बेस्ड है। मतलब कैपेसिटर का बनना, कैपेसिटर की जो वर्किंग है, दैट इज़ बेस्ड ऑन द इंडक्शन। तो वहाँ जब कैपेसिटर में बात की जाएगी तो इंडक्शन को पूरा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक, फिर चार्ज कंजर्वेशन की अपन ने कुछ बात की थी कि एक आइसोलेटेड सिस्टम के लिए अगर बात की जाए, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब ये हो कि उस सिस्टम में जितनी भी बॉडीज़ हैं उनके बीच में ही कुछ एक्सचेंज होना है, सराउंडिंग से वो सिस्टम कुछ नहीं लेगा और ना ही वो सिस्टम सराउंडिंग को कुछ देगा। तो ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। एक आइसोलेटेड सिस्टम के लिए जो टोटल चार्ज होता है वो बेटा हमेशा कांस्टेंट होता है। इसका मतलब उस सिस्टम में अगर कोई पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है तो उतनी ही क्वांटिटी में नेगेटिव चार्ज भी डेवलप हो रहा हो। ये हुआ हमारा चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल। फिर हमने बात की थी चार्ज क्वांटाइजेशन की। चार्ज क्वांटाइजेशन का मतलब क्या हुआ? क्वांटाइजेशन जो वर्ड है उसमें एक वर्ड छुपा हुआ है, क्वांटम। और क्वांटम का मतलब होता है कि किसी भी क्वांटिटी का वो मिनिमम अमाउंट जिसका एक्सचेंज पॉसिबल हो, जिसको एक्सचेंज किया जा सके, दैट इज़ कॉल्ड क्वांटम ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी। जैसे अपन ने एग्जांपल लिया था भी रुपये पैसे में अगर अपन बात करें तो 1 रुपया क्वांटम है, 1 रुपये से कम एक्सचेंज नहीं हो सकता। तो इसी तरह से चार्ज का भी एक क्वांटम होता है। तो चार्ज की क्वांटम का मतलब हुआ कि मिनिमम कितना चार्ज ट्रांसफ़र किया जा सकता है, एंड दैट इज इक्वल्स टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव, लेकिन जो मिनिमम चार्ज एक्सचेंज हो सकता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर, जो मिनिमम चार्ज ट्रांसफ़र हो सकता है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल होगा। तो चार्ज के क्वांटम का मतलब हुआ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और किसी भी बॉडी पर जो चार्ज डेवलप हो सकता है दैट इज Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई। ये लिखा था हमने, Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई। प्लस माइनस का मतलब चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी आ सकता है। ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और एन है उसका इंटीजर मल्टीपल, मतलब हमेशा पूर्ण गुना जाएगा। ई आएगा 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, क्योंकि मिनिमम एक इलेक्ट्रॉन जाएगा या 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे या 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। फ्रैक्शनल नंबर में कभी भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं होगा, इंटीजर नंबर में ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा। इसलिए जो चार्ज आएगा वो हमेशा इंटीजर मल्टीपल आएगा। इसी को अपन चार्ज क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल कहते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें अपन ने चार्ज से रिलेटेड पिछले वीडियो में डिस्कस की थी, उनको भी मैंने यहाँ पर थोड़ा सा समराइज़ किया, थोड़ा सा उन चीज़ों को ब्रीफ किया। ठीक, अब हम आगे की कुछ बात करते हैं। सवाल हमारे सामने ही आता है कि सर दो चार्जेज अगर रखे हुए हैं तो उन दोनों चार्जेस के बीच में, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन आएगा, वो नेचर पर डिपेंड करता है। वो फोर्स होगा कितना, उस फोर्स को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट फोर्स बिटवीन टू चार्जेस? तो उसके लिए हमारे पास में बेटा एक लॉ आया था, कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ, जैसे न्यूटन साहब ने ग्रेविटेशन के लिए एक लॉ दिया था कि भाई दो मासेस के बीच में अगर अपन को फोर्स कैलकुलेट करना है तो उन्होंने एक लॉ बना करके दिया था कि एफ प्रोपोर्शनल टू m1 m2 एफ प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ऐसे ही कूलॉम साहब ने भी एक लॉ बना करके दिया था जिससे हम 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं।
से फॉर एग्जांपल यहाँ पर चार्ज Q1 है, यहाँ पर चार्ज Q2 है, और दोनों के बीच में बेटा जो डिस्टेंस है दैट इज r। ठीक, सेम नेचर के चार्ज होंगे तो रिपल्शन आ जाएगा, अपोजिट नेचर के चार्ज होंगे तो अट्रैक्शन आ जाएगा। तो फोर्स के डायरेक्शन वायरेक्शन की बात तो हम बाद में करेंगे, अभी हम फोर्स की मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। तो कूलाम साहब ने कहा कि साहब इन दोनों चार्जों के बीच में जो फोर्स लगेगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। पहली बात कि दोनों चार्जेस का जो प्रोडक्ट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आएगा। ये अब कुछ उसी तरह से हो गया ना जैसे न्यूटन का ग्रेविटेशन लॉ कि F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो जैसे वहाँ पर m1 m2 था ऐसे यहाँ पर q1 q2 आ गया। तो दो बातें हो गई, F प्रोपोर्शनल टू q1 q2 और F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अगर हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो बन जाएगा F प्रोपोर्शनल टू q1 q2 अपॉन r²। प्रोपोर्शनल हटा करके जब इक्वल का साइन आता है तो एक कांस्टेंट लगता है k, तो F इक्वल्स टू k q1 q2 अपॉन r²। ये हमारे पास में एक एक्सप्रेशन आ गया दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स है उस फोर्स के मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक, अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि साहब ये जो k हमने लिखा हुआ है, कांस्टेंट जो हमने लिखा है उसकी क्या वैल्यू होती है। पहली बात बेटा कि ये जो कांस्टेंट है k ये डिपेंड करता है मीडियम पर, डिपेंड्स ऑन मीडियम बिटवीन चार्जेस। मतलब दोनों चार्जेस के बीच में क्या मीडियम भरा हुआ है उस पर k की वैल्यू डिपेंड कर रही है। वैक्यूम में तो कुछ और होगा, ठीक है, पानी भर दिया तो कुछ और होगा, कोई दूसरा लिक्विड भर दिया तो कुछ और होगा, कोई और डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया तो कुछ और होगा। तो k की वैल्यू मीडियम के अकॉर्डिंग डिसाइड की जाती है। तो फिर हम यहाँ पर दो केसेस लेकर के चलते हैं। एक तो वैक्यूम वाला केस लेकर के चलेंगे, मतलब दोनों चार्जेस के बीच में कोई मीडियम है ही नहीं, और दूसरा ही मीडियम वाला केस लेकर के चले। तो वैक्यूम के लिए अगर बात करेंगे, फॉर वैक्यूम के लिए अगर हम बात करेंगे तो बेटा k इक्वल्स टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये प्रोनाउंसिएशन अच्छी तरह से सुने इसको, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, मतलब इस तरह से C बना करके बीच में लाइन खींच दो तो एप्सिलॉन, तो k इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वैक्यूम के लिए अगर बात की जाए तो। और ये वैल्यू फिक्स होती है 9 × 10⁹ वैक्यूम के लिए k की वैल्यू 9 × 10⁹। अब k की यूनिट हम यहाँ इस फॉर्मूले से भी बना सकते हैं। k की यूनिट अगर बनाएंगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ठीक, यहाँ तक की बात हमको क्लियर कि वैक्यूम के लिए अगर बात करेंगे तो k इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, और k की वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर आएगी। ये जो बेटा हमने एप्सिलॉन नॉट लिखा है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। अब सोचो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁹ है, तो यहाँ से हम एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कैलकुलेट करेंगे तो 8.85 × 10⁻12 आएगा। ये डेटा आप अपने दिमाग में सेट रखो कि वैक्यूम के लिए k की वैल्यू 9 × 10⁻9 है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 × 10⁻12 है। और यूनिट की अगर बात की जाए तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट जो k की यूनिट है उसकी जस्ट उल्टी होगी, मतलब कूलाम स्क्वायर तो ऊपर आ जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर नीचे आ जाएगा। ये हमारे पास में एप्सिलॉन नॉट आ गया। ये डेटा अपन को याद रखना है। तो वैक्यूम के केस में हम फोर्स को कैसे लिख सकते हैं बेटा, तो वैक्यूम के केस में हम फोर्स को लिख देंगे Fv इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r²। ठीक, मीडियम के लिए अगर बात की जाए, फॉर मीडियम के लिए अगर बात की जाए तो हम k इक्वल्स टू लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन। थोड़ा सा डिफरेंस है, वैक्यूम के लिए बात करेंगे तो एप्सिलॉन और मीडियम के लिए अगर बात करेंगे तो एप्सिलॉन। अब एप्सिलॉन की कोई फिक्स वैल्यू नहीं बोल सकते, k की कोई फिक्स वैल्यू नहीं बोल सकते, क्योंकि हमने मीडियम के लिए लिखा है और मीडियम अब जो होगा उसके अकॉर्डिंग एप्सिलॉन और k की वैल्यू आएगी। तो जैसे हमने वैक्यूम के लिए बोल दिया कि k की वैल्यू फिक्स है 9 × 10⁻9, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फिक्स है 8.85 × 10⁻12। ऐसे हम मीडियम के लिए k की फिक्स वैल्यू नहीं बोल सकते, जो मीडियम होगा उसके अकॉर्डिंग एप्सिलॉन और k की वैल्यू मिलेगी। हाँ, हम एप्सिलॉन को नाम दे सकते हैं,
जैसे हमने एप्सिलॉन नॉट को नाम दिया इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ऐसे ही आप कॉमन सेंस से सोचो कि एप्सिलॉन का नाम क्या होना चाहिए, इसका नाम होना चाहिए इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वो वैक्यूम, तो ये मीडियम, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ये एप्सिलॉन का नाम हो गया। तो मीडियम के केस में अब एक्सप्रेशन क्या लिखना चाहिए, मीडियम के केस में लिखेंगे एफ एम इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन एंड Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। मीडियम के केस में एक्सप्रेशन ये बना। तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी आ गई, वैक्यूम के लिए आ गई, मीडियम के लिए आ गई। एक और छोटी सी बात, एक और परमिटिविटी डिफाइन की जाती है जिसको हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, जिसी का दूसरा नाम होता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। दोनों नाम से जानते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी बोले या डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोले, रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन आर से, एंड दैट इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये तीन एप्सिलॉन आ गए हमारे सामने एक तरह से, एक एप्सिलॉन आ गया, एक एप्सिलॉन नॉट आ गया और एक एप्सिलॉन आर आ गया। एप्सिलॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम, एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, एंड एप्सिलॉन आर इज रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। कौन सा मीडियम, जिस मीडियम के लिए हम एप्सिलॉन की बात कर रहे हैं उसी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर है। तो यहाँ से हम रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को बेटा डिफाइन भी कर सकते हैं, दैट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक परमिटिविटी या इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो मीडियम की परमिटिविटी और वैक्यूम की परमिटिविटी का रेशियो ले लेंगे तो हमको उस मीडियम के लिए रिलेटिव परमिटिविटी मिल जाएगी। यहाँ अगर मैं आपसे पूछूं कि यार वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, वैक्यूम के लिए, तो आप सोचो वैक्यूम के लिए हमको जिस मीडियम के लिए एप्सिलॉन आर चाहिए हम उस मीडियम की परमिटिविटी यहाँ पर लिखते हैं। हमने कहा हमको तो वैक्यूम के लिए चाहिए, तो आप एप्सिलॉन की जगह क्या लिख दोगे, एप्सिलॉन नॉट, और नीचे तो एप्सिलॉन नॉट आना ही है, सो दैट इज इक्वल्स टू 1। तो याद रहे हमको कि वैक्यूम के लिए अगर बात करेंगे तो एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू 1 है, और मेटल या कंडक्टर के लिए अगर बात करेंगे तो एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू इन्फिनिटी है। दिस इज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू एंड दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन आर। सो एप्सिलॉन आर की वैल्यू के लिए बेटा रेंज क्या हो सकती है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 और लेस देन इक्वल्स टू इन्फिनिटी। एप्सिलॉन आर इज इक्वल्स टू 1 फॉर द वैक्यूम एंड एप्सिलॉन आर इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी फॉर द मेटल और कंडक्टर। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी मीडियम के लिए अगर बात की जाए तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 तो आएगी ही आएगी। वैक्यूम के लिए बात करोगे तो 1 आएगा, मतलब एप्सिलॉन आर 1 से कम नहीं आएगा किसी भी कंडीशन में। ठीक, अब यहाँ से अगर मैं मीडियम में फोर्स का एक्सप्रेशन एप्सिलॉन आर के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो एफ एम इक्वल्स टू 1/4 पाई, एप्सिलॉन को मैंने बोल दिया है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर बोल सकता हूँ, एंड Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये मीडियम के लिए फोर्स आ गया, ये वैक्यूम के लिए फोर्स आ गया। हम अगर ध्यान से देखें तो इन दोनों के बीच में एक रिलेशन बनाया जा सकता है, एक एप्सिलॉन आर का ही तो डिफरेंस है। इस एप्सिलॉन आर के अलावा जितना भी दिखाई दे रहा है वो एफ बी ही है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, ध्यान से चेक करना आप, एफ एम इक्वल्स टू एफ बी अपॉन एप्सिलॉन आर। ये एफ एम और एफ बी के बीच में हमारे पास में एक रिलेशन आया। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन ऐसे दिया जाता है कि साहब वैक्यूम में फोर्स इतना है, उनके बीच में एक मीडियम डालते हैं जिसके लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इतना है, तो फोर्स कितना हो जाएगा। तो वैक्यूम में फोर्स दिया हुआ है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अपन को दे दिया, तो मीडियम में फोर्स डायरेक्ट यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। इसलिए हमने एफ एम और एफ बी का एक रिलेशन बनाया। तो एफ एम इक्वल्स टू एफ बी अपॉन एप्सिलॉन आर। एक छोटी सी बात और है बेटा इसमें, जैसे मैंने भी इसके स्टार्टिंग में बोला, जब हमने कूलाम्स लॉ का डिस्कशन स्टार्ट किया तो मैंने कहा कूलाम साहब ने 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्स के लिए एक लॉ दिया था। तो चार्जेस के साथ में मैंने एक वर्ड बोला था पॉइंट चार्ज। एक्चुअल में पॉइंट चार्ज का मीनिंग क्या होता है? पहली बात तो ये है कि ये जो कूलाम्स लॉ है ये पॉइंट चार्ज के लिए ही एप्लीकेबल है। पॉइंट चार्ज का मीनिंग क्या होता है
कि एक्चुअल में ये जो चार्जेस डेवलप हो रहे हैं ये किसी भी बॉडी या ऑब्जेक्ट के ऊपर डेवलप हो रहे हैं, मतलब उसका कुछ ना कुछ तो साइज रहा होगा। तो पॉइंट चार्ज का मतलब ये है कि इन बॉडीज़ का या ऑब्जेक्ट्स का जो साइज़ है उस साइज़ के कंपैरिजन में इनके बीच का जो डिस्टेंस है आर वो बहुत ज़्यादा है। सो द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस मस्ट बी वेरी मच ग्रेटर देन इन कंपैरिजन ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। साइज़ के कंपैरिजन में अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो अब इसको आप थोड़ा सा सोच करके देखो, तो एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर खड़े होकर के अगर दूसरे ऑब्जेक्ट को देखोगे वो डिस्टेंस अगर बहुत ज़्यादा है तो वो हमको एक पॉइंट की तरह ही नज़र आएगा। इसलिए फिर हम चार्जेस को पॉइंट चार्जेस कंसीडर कर लेते हैं। तो पॉइंट चार्ज का मीनिंग यही हुआ कि जिस ऑब्जेक्ट पर वो चार्ज डेवलप हुआ है उस ऑब्जेक्ट का जो साइज़ है, डायमेंशंस हैं, वो दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत कम है। इन दैट पर्टिकुलर केस द चार्जेस आर नोन एज द पॉइंट चार्जेस, और हमारा जो कूलम्ब्स लॉ है वो पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, तो इस तरह से अपन फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन में अगर हमें मीडियम की इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाए कि कौन से मीडियम में अपन को फोर्स कैलकुलेट करना है, वाटर है, मिल्क है, और कोई लिक्विड है, और कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, कोई इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू मीडियम गिवन नहीं हो, तो हमको हमेशा चार्जेस के बीच में वैक्यूम कंसीडर करना है। ये एक स्पेशल नोट आप जरूर डाल लेना कि अगर हमें मीडियम की इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हमको हमेशा वैक्यूम कंसीडर करके ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें बात आती है कि सर ये तो दो चार्जेस के बीच में हमने फोर्स कैलकुलेट कर लिया, कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। ठीक, मान लो दो से ज़्यादा चार्जेस हैं, दो से ज़्यादा चार्जेज हो और हमको किसी एक चार्ज पर नेट फोर्स कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हम काम में लेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, एक्चुअल में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कई जगह कई चैप्टर्स में काम आता है, वेव्स में भी काम आ सकता है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बेसिकली क्या कहता है, बहुत सिंपल सी बात है, वेक्टर सम की बात करता है। अब हम फोर्स की बात करें तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो चार्जेस पर लगने वाले फोर्स के रिगार्डिंग अगर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की बात की जाए तो हम कैसे कहेंगे कि मान लो हमारे किसी सिस्टम में दो से ज़्यादा चार्जेस हैं, दो से ज़्यादा, अब दो से ज़्यादा तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पाँच भी हो सकते हैं, कितनी चार्जेस हो सकते हैं, और उनमें से किसी एक चार्ज पर हमको नेट फोर्स कैलकुलेट करना है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि आप उस चार्ज पर अलग अलग चार्जेस की वजह से फोर्सेस कैलकुलेट करो, इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से फोर्स कैलकुलेट करो। फॉर एग्जांपल हमारे सिस्टम में तीन चार्जेस हैं, हमको किसी एक चार्ज पर नेट फोर्स कैलकुलेट करना है, तो हम हमारे उस चार्ज पर फोर्स कितने लग रहे हैं पहले ये देखो। तो उस चार्ज पर दो फोर्सेज लगेंगे क्योंकि दो चार्ज हो रहे हैं, टोटल मिलाकर के तीन चार्ज है, तो एक चार्ज पर दो फोर्स लग रहे होंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है कि भाई पहले दोनों फोर्सेज अलग अलग देख लो कितने हैं, दोनों फोर्सेज का डायरेक्शन देख लो, दोनों फोर्सेज का मैग्नीट्यूड देख लो, फिर उसके बाद में उनका रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट कर लो बाय द वेक्टर सम। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जैसे हमारे सिस्टम में मान लो Q1, Q2, Q3 एंड सो ऑन अप टू Qn चार्जेस हैं। हमने कहा कि हमें Q1 पर नेट फोर्स कैलकुलेट करना है, तो हम कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि F1 वेक्टर इज इक्वल्स टू 1 पर फोर्स 2 की वजह से, 1 पर फोर्स 3 की वजह से, 1 पर फोर्स 4 की वजह से, एंड सो ऑन 1 पर फोर्स हो गया n की वजह से, और इन सारे फोर्सेस का वेक्टर सम कर दिया जाए तो ये नेट फोर्स कैलकुलेट हुआ। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। वेव्स के केस में अगर बात करते हैं तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट की बात आ जाती है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को कॉमनली आप इस तरह से याद रखो कि कहीं भी वेक्टर की अगर बात हो रही है तो रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल्स टू एडिशन ऑफ ऑल द वेक्टर्स। यही तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। तो किसी भी चार्ज पर अगर नेट फोर्स कैलकुलेट करना है तो जो भी उस पर फोर्सेज लग रहे हैं उन फोर्सेज के डायरेक्शन ले लो, उनके मैग्नीट्यूड ले लो, फिर उनका रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट कर लो। ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। अब ये जो मैंने लिखा है ये मैंने एक्चुअली में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के तहत लिखा है, ठीक है। लेकिन जब मैं क्वेश्चन में नेट फोर्स को कैलकुलेट करूँगा तो अपने 2-3 स्टेप्स बना करके उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा, और कैसे भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। कैसे, मैं एक एग्जांपल लेकर के चलता हूँ, सिंपल सा एग्जांपल कि मान लो एक स्ट्रेट लाइन पर 3 चार्जेस रखे हुए हैं, यहाँ पर प्लस Q मान लें, यहाँ पर प्लस Q/2 मान लें,
और एक मिड पॉइंट पर मान लेते हैं, मान लो प्लस q/4 मान लिया। ये वाला डिस्टेंस a है और मान लो ये वाला डिस्टेंस भी a है, ठीक है। हमसे कहा कि मिड पॉइंट पर ये जो चार्ज रखा हुआ है इस पर नेट फोर्स कैलकुलेट किया जाए, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाएंगे। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कैसे लगाना है, सिंपल 3 स्टेप्स याद रखो, वेक्टर वाली बात है। पहला पॉइंट ये है कि जिस चार्ज पर अपन को नेट फोर्स कैलकुलेट करना है उस पर जो जो फोर्सेस लग रहे हैं उन फोर्सेस के डायरेक्शंस दिखा लो, पहला स्टेप। तो बेटा इस पर 2 फोर्स लगेंगे, एक इसकी वजह से लगेगा और एक इसकी वजह से लगेगा। अब प्लस क्यू की वजह से लगेगा, वो रिपल्शन का लगेगा, वो इस डायरेक्शन में लग गया। फोर्सेस के डायरेक्शन दिखाओ, इस फोर्स को अपन ने नाम दे दिया F1। और q/2 की वजह से जो फोर्स लगेगा वो भी रिपल्शन का लगेगा, वो इस डायरेक्शन में लग जाएगा, ये हो गया F2। पहला स्टेप, फोर्सेस के डायरेक्शन आ गए। सेकेंड स्टेप कहता है कि अब आप फोर्सेस के मैग्नीट्यूड लिखो, k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, मतलब कूलम्ब्स लॉ के बेसिस पर फोर्सेस के मैग्नीट्यूड लिख लो इररेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द चार्जेस। मतलब जब हम फोर्स का मैग्नीट्यूड नोट करें तो उसमें चार्ज का प्लस या माइनस शामिल करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे उसकी वैल्यू लिखो। माइनस का q/2 भी अगर है तो आप f का मैग्नीट्यूड लिखते हुए माइनस q/2 की जगह q/2 लिखेंगे। उसके पीछे लॉजिक है कि प्लस और माइनस एक्चुअल में मैग्नीट्यूड को डिसाइड नहीं कर रहा है। आप अगर ध्यान से समझे बात को तो प्लस और माइनस मैग्नीट्यूड को डिसाइड नहीं कर रहा है, प्लस और माइनस तो डायरेक्शन को डिसाइड करता है और डायरेक्शन हम डिसाइड कर चुके हैं। तो जब हम फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो सारे चार्जेस की वैल्यू प्लस ही प्लस में लिखनी है, चाहे वो चार्ज प्लस का हो चाहे वो चार्ज माइनस का हो। तो अब दूसरे स्टेप पर आगे साहब, F1 का मैग्नीट्यूड लिखना है। F1 है इसकी वजह से इस पर लगने वाला, तो हम क्या लिखेंगे, k q1, दूसरा हो गया q2 मतलब q/4 और अपॉन में हो गया a स्क्वायर, दैट इज kq²/4a², ये आ गया। ऐसे ही दूसरे फोर्स का मैग्नीट्यूड लिख रहे तो F2 इक्वल्स टू, जो q/2 की वजह से आया हमने लिखा k q/2, ये हो गया q/4 और अपॉन में a², दैट इज इक्वल्स टू kq²/8a²। ये सेकेंड स्टेप। अब हमारे पास में फोर्सेस का डायरेक्शन भी आ गया, फोर्सेस का मैग्नीट्यूड भी आ गया। अब तीसरा स्टेप की डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, रिजल्टेंट फोर्स निकाल लो। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो नेट फोर्स क्या लिखेंगे, दोनों के मैग्नीट्यूड का डिफरेंस। डिफरेंस में किसका ध्यान रखेंगे, कौन ज़्यादा है कौन कम है, ज़्यादा वाले में से कम वाले को माइनस कर देंगे। F1 ग्रेटर देन F2 मिल रहा है तो F इक्वल्स टू क्या लिखना है, F1 माइनस F2, दैट इज इक्वल्स टू kq²/4a² माइनस kq²/8a²। इसको सॉल्व करेंगे तो kq²/8a² अगर मैं कॉमन लूँ तो ये आ गया 2 - 1, सो द आंसर इज kq²/8a²। ये नेट फोर्स आया हमारे इस चार्ज पर। कौन से डायरेक्शन में आया भाई, अपोजिट डायरेक्शन की बात है तो जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है उसके डायरेक्शन में नेट फोर्स कह दो। तो हमने F1 की डायरेक्शन में नेट फोर्स कह दिया, तो इस पर नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आ गया kq²/8a²। ऐसे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन काम कर रहा है। और एक अच्छा सा एग्जांपल हम ले सकते हैं कि मान लो हमारे पास में ये एक ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, मतलब उसके तीनों साइड इक्वल हो गए। अब ये चार्ज प्लस क्यू है, ये चार्ज प्लस क्यू है, q/2 मान लो, और ये वाला चार्ज प्लस क्यू है। ये साइड हो गए ए और ए। अब हमने कहा कि मान लो इस चार्ज पर हमें नेट फोर्स कैलकुलेट करना है, तो वही 3 स्टेप, कोई जल्दबाजी मत करो, एक बार अच्छे तरीके से बात समझ में आ जाएगी, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर अपने आप स्पीड बन जाएगी। प्लस q/2 पर नेट फोर्स कैलकुलेट करना है तो पहले इस प्लस क्यू की वजह से फोर्स दिखा दिया, वो इस डायरेक्शन में आ गया, रिपल्शन F1। ऊपर वाला जो प्लस क्यू है उसकी वजह से फोर्स इस डायरेक्शन में आ गया, रिपल्शन, वो है F2। बात सही है, रिपल्शन के फोर्स आ गए। अच्छा, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये एंगल कितने हो गए 60, ये एंगल भी हो गया 60, ये एंगल भी हो गया 60, तो हमारा ये वाला एंगल भी हो गया 60, मतलब F1 और F2 के बीच में जो एंगल है वो 60 डिग्री है। अब हम F1 और F2 का मैग्नीट्यूड लिखें तो F1 इक्वल्स टू kq/2 अपॉन में a² इक्वल्स टू kq² में 2a²। क्लियर। और F2 इक्वल्स टू शायद यही आएगा kq/2 अपॉन a² इक्वल्स टू kq²/2a²। F1 F2 डायरेक्शन आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया, रिजल्टेंट फोर्स थीटा एंगल होता है तो मैग्नीट्यूड क्या लिखते हैं रिजल्टेंट का, F1² + F2²
प्लस 2f1 f2 cos थीटा अंडर द रूट। सो f1 स्क्वायर करें मतलब के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस में के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये f2 स्क्वायर कर दिया, प्लस में 2 f1 का मतलब हो गया के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, f2 का मतलब हो गया के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर और cos 60 डिग्री। एम आई राइट? ये पूरा रूट के अंदर ये मर जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर रूट 3। सॉल्व करेंगे तो ये आंसर अपने पास आ जाएगा। ये हमारा नेट फोर्स आ गया। ठीक है, 100% क्लियर। अच्छा, इस फोर्स का डायरेक्शन चाहिए तो हम इसका डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। वेक्टर में 11th क्लास में ये एक बेसिक चीज़ हम सीखते हैं कि अगर दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो, जैसे f1 और f2 का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो जो इनका रिजल्ट आएगा वो बिल्कुल बीच में से पास होगा, मतलब एंगल को इक्वली बाइसेक्ट करता हुआ जाएगा। तो हम कहेंगे कि ये जो रिजल्टेड ये नेट फोर्स आया है ये यहाँ से 30 डिग्री है और यहाँ से भी 30 डिग्री है, तो ये हमको नेट फोर्स का डायरेक्शन मिल गया, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर रूट 3 हमारा नेट फोर्स आ गया। तो इस तरह से हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक होपफुली बात समझ में आई। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पर बेस्ड कितने ही क्वेश्चंस अपन सॉल्व कर लें। ठीक है, चार्जेज को किसी किसी तरह से भी रख ले। एक और अपन एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लो एक स्क्वायर है, ठीक है, 3 से ज़्यादा चार्जेस भी तो ले लें। मान लो ये स्क्वायर है और इस स्क्वायर का साइड है ए। अब कॉर्नर्स पर जो चार्जेस हैं सारे एक जैसे मान लेते हैं, प्लस क्यू है, प्लस क्यू है, प्लस क्यू है, प्लस क्यू है। हमने कहा किसी भी एक चार्ज पर नेट फोर्स कैलकुलेट करना है, जैसे इस पर फोर्स कैलकुलेट करना है। कितने फोर्स आएंगे? 3 फोर्स आएंगे। लेफ्ट वाले चार्ज की वजह से फोर्स राइट में आ गया F1, ऊपर वाले चार्ज की वजह से फोर्स नीचे की तरफ आ गया F2, और डायगोनली ये जो चार्ज रखा हुआ है इसकी वजह से फोर्स आ गया इधर F3। क्लियर? ये आ गए डायरेक्शंस। अब मैग्नीट्यूड की बात करें तो F1 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। F2 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। F3 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, के Q1 Q2 अपॉन F3। इसकी वजह से तो इन दोनों चार्जेस, ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज, इनके बीच का डिस्टेंस कितना आ गया, a√2। तो यहाँ पर हम लेंगे a√2 का स्क्वायर। सो दैट इज इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। अब इन 3 फोर्सेस का हमको रिजल्ट चाहिए। ठीक है, इसका भी आसान सा तरीका है कि पहले हम F1 और F2 को ले लें, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो F1 और F2 का रिजल्ट निकाल करके फिर उसका F3 के साथ में मिला करके रिजल्ट निकालते हैं। F1 और F2 के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, इनका रिजल्टेंट फोर्स हमने F4 मान लिया, तो वो लिखेंगे F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल है। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस में के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर अंडर द रूट। सॉल्व किया तो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर रूट 2। ये F4 आ गया। F1 और F2 का रिजल्ट F4 आ गया और दोनों के बिल्कुल बीच में से पास होगा, तो F1 और F2 का रिजल्ट F4 इस डायरेक्शन में आ गया। अब F1 और F2 को भूल जाओ। अब F4 और F3 एक ही डायरेक्शन में हो गए और दोनों के मैग्नीट्यूड हमारे पास है। तो अब फाइनली नेट फोर्स हम क्या बोलेंगे, F4 और F3 एक ही डायरेक्शन में, तो हम लिखेंगे F3 प्लस F4 दैट इज इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर अपॉन के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर रूट 2। तो के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर अगर हम कॉमन लें तो ब्रैकेट में आ गया 1 प्लस 2 रूट 2। कॉमन आप अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं। तो ये हमारे चार्ज पर नेट फोर्स आ गया। ठीक, अब पर्टिकुलर किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन याद रखने की कोशिश मत करो। आप सिंपली इस चीज़ को देखो कि अप्रोच कैसे की जा रही है। सिंपल 3 स्टेप्स में वेक्टर सॉल्व किए जा रहे हैं। फोर्सेस की डायरेक्शन दिखा लें, फोर्सेस के मैग्नीट्यूड लिख लें, फिर उनके बीच में जो एंगल है उसके बेसिस पर अपन रिजल्ट निकाल लें। यही तो काम करना है। तो इस तरह से अपन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को अप्लाई करके
और नेट फोर्स किसी भी चार्ज पर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये हुई कूलाम्स लॉ से रिलेटेड बात। देखना अच्छी तरह से, समझना चीज़ों को अच्छे तरीके से, क्योंकि आगे भी इसका यूज़ होना है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम अगर फील करते हो कहीं पर तो रिपीट करके चीज़ों को एक बार देख लेना, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम रहती है तो कमेंट बॉक्स में भी आप उसको डाल सकते हो। इससे आगे की जो बात है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये वाला सेगमेंट आता है, वो हम कवर करेंगे बेटा फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ठीक है, इसको आप अच्छी तरीके से देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही आपसे फिर मुलाकात करते हैं। टिल देन टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई करो, सी यू सून, ओके बाय, थैंक यू।